जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं अजय वर्मा। हमारे साथ अभी मुंबई से जुड़े हैं सोनू कनौजिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, और जिनकी जानकारी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही सुलझे एनालिस्ट हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे जो इनकी नज़र होती है और जो ये हमारे साथ शेयर करते हैं, मैंने देखा इन दिनों काफ़ी हद तक या हद से ज़्यादा परफेक्ट रहा था। तो आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि देश में जो एक इशू है वो महाराष्ट्र को लेकर, वो तो एंड हो गया, दूल्हा आ गया, मुख्यमंत्री बन गए, जी। दो उप मुख्यमंत्री भी आ गए, बड़े मुश्किल से कहा जा रहा है। एक नाथ जी। शिंदे जी के बारे में पवार जी ने कहा था कि हम तो जा रहे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। खैर, दोनों आ गए। आज की तारीख में सरकार में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीएम हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। पर आज की तारीख में एक्सपेंशन को लेकर बड़ा सवाल उठा हुआ है। गृह मंत्रालय किसको मिलेगा? क्योंकि फडणवीस जी ने सुना है, ये कह दिया है कि ये तो हमारे साथ हमेशा रहा है, तो हम कैसे छोड़ दें। एक नाथ शिंदे जी की पार्टी उसी पे तुली हुई है कि भैया एक नाथ शिंदे जी को गृह मंत्रालय मिल जाए। अब इसमें अजीत पवार जी क्यों छोड़ेंगे? वो भी नजर लगाए हैं कि गृह हमें मिल जाए। मंत्रालय का अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जा रहा है। आने वाले समय में जैसा कि 23 के बाद, 26 के बाद, इतने समय के बाद एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया, ओथ ले लिया उन्होंने कल, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा। क्योंकि फडणवीस जी ने भी कहा था ना कि समंदर हाथ में आ गया है, पर शायद वो नहीं समझे होंगे इस बात को कि समंदर में लहरें बहुत उठती हैं, और एक लहर तो एक नाथ शिंदे ही है, और दूसरा भले ही शॉर्ट वेव कह लें, वो अजीत पवार जी भी हैं। तो क्या हो रहा है? कौन किसको क्या मिल रहा है? और क्या शांत रहेंगे जो मिला उसको लेकर, या बीएमसी तक सिर्फ ये चुप्पी और शांति है? देखिए, जी अभी जो अलायंस पार्टनर्स हैं महायुति के, उनके बीच अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है वो अच्छी तरीके से कर दिया जाए। अब कल जब शपथ ग्रहण था, हमने एक चीज जरूर देखी कि जो एकनाथ शिंदे थे वो लेट आए मंच पे। पहले देवेंद्र फडणवीस और जो अजित पवार थे वो हमें मंच पर दिखाई दिए, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए तो उस वक्त एकनाथ शिंदे जो है वो मंच पर आए। तो एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि जो भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, भले उन्हें सीट कम ले, एक स्टेप नीचे उतरना पड़ रहा है और डेप्यूटी सीएम जो है वो बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इस तरह से नहीं आका जाए कि उनकी ताकत कम हुई है। उन्होंने आज जब हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आए तो उस वक्त उनके साथ एकनाथ शिंदे जो है वो मंच पर आए। उन्होंने साफ तौर पर ये मैसेज दिया देवेंद्र फडणवीस को कि देखिए, हमारी जो भी आगे की और जो भी ऊपर की बातचीत होगी अब वो सीधे नरेंद्र मोदी के साथ होगी। मंत्रिमंडल को लेकर जो भी सारी चीजें होगी वो नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में और उनके अनुसार की जाएगी। तो एकनाथ शिंदे ने एक स्टेप जरूर पीछे लिया है, लेकिन एक स्टेप उन्होंने काफी आगे लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे टर्म्स में दिखाई दे रहे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो गृह मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे को मिले। अब एकनाथ शिंदे को वो गृह मंत्रालय कैसे मिलेगा ये देखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्रालय जो एकनाथ शिंदे है इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकालेंगे? क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस भी अड़े हुए हैं, वो गृह मंत्रालय नहीं देना चाहते, क्योंकि गृह मंत्रालय राज्य का एक ताकतवर मंत्रालय होता है। पुलिस, जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसीज, ऐसी कई सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो गृह मंत्रालय में आती है, और इस गृह मंत्रालय के जरिए कई लोगों की फाइल खुलती है, बंद होती है। तो ऐसे में
ना तो देवेंद्र फडणवीस और ना ही एकनाथ शिंदे जो है वो इस मंत्रालय को छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि थोड़े दिन तक इस मंत्रालय जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसे होल्ड किया जाए, कुछ एक बीच का रास्ता निकाला जाए और बीच का रास्ता निकालने के बाद एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाए और कहा जाए कि आप भले ही आपके पास अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। तो बीच का रास्ता एक निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात तो साफ है कि गृह मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे को किसी भी हाल में बीजेपी नहीं देना चाहेगी। ऐसी स्थिति में जो आपने बताया कि ओथ के दौरान एकनाथ शिंदे तब आए जब प्रधानमंत्री आए और उनके इक्वेशंस प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बड़े अच्छे नजर आए, जो सामने आया, उस स्थिति में क्या ये मान के हम चलें कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व ये मैसेज भी फडणवीस जी को देना चाह रहा है कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ हैं और इधर उधर ना करें आप, क्योंकि फडणवीस जैसा कि खबरों में था, पता नहीं आप बेहतर बताएंगे, कि अंडर कंपल्शन भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व को मानना पड़ा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। क्या ये वाकई में जो मैसेज सामने आपकी बातों से या जो मैसेज मार्केट में है, जो रिपोर्ट्स में है, उससे जो नजर आ रहा है, क्या ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व अभी भी खेल कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कब कोई नेता बड़ा होता है, कब कोई नेता छोटा हो जाता है और कब कोई नेता जो है वो अपने आप में गायब हो जाता है राजनीति से, ये एक हमेशा से ही देखा गया है। और कोई नेता आज बड़ा है तो हो सकता है कि अगले 1-1.5 साल बाद उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहे। कई सारे नेता इसके अंदर आपको मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ, जिस तरह से उमा भारती जैसी एक बड़ी नेता है, इसके अलावा और भी कई बड़ी नेता है जो है आज वो चर्चा का विषय नहीं है। तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई टॉप लीडरशिप के खिलाफ बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके पर कतरने का काम किया जाता है। और यही कारण है कि हमेशा जो टॉप लीडरशिप है वो जो दूसरे लेवल के जो लीडरशिप्स होते हैं उन लोग, खासतौर पर स्टेट की लीडरशिप पर, तो उन्हें कभी ना कहीं ये एहसास दिलाने का काम किया जाता है कि आपके ऑप्शंस हमारे पास हैं और आप रहे ना रहे हम सरकार चलाएंगे, हम हमारे अलायंस को साथ में लेकर चलेंगे। तो ये साफ तौर पर है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और इंटरेस्ट लेने का कारण यही है कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, देश की आर्थिक राजधानी है यहाँ पर, और ऐसे में इस स्टेट का कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास होना चाहिए। और यही कारण है कि स्टेट जो है वो हर एक चीज में इन्वॉल्व है। स्टेट ने पूरी प्रक्रिया, जो सेंटर है उसने पूरी प्रक्रिया जो है वो चलाई कि किस तरह से शपथ ग्रहण करना है, किस तरह से नेता चुनना है, पर्यवेक्षक भेजने हैं, दिल्ली में बुलाया गया, तीनों से बात की गई। ऐसा अगर होता कि बीजेपी जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ही बोलने पर महाराष्ट्र में काम कर रही है तो फिर बाकी अलायंस पार्टनर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अमित शाह ने दिल्ली में तीनों नेताओं को बुलाया और तीनों नेताओं की बात पूरी सुनी गई और खास तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बात पूरी सुनी गई। तो एक ये तो हमेशा से ही रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि वो अपने जो स्टेट लीडरशिप होती है उस पर कंट्रोल रखती है, उसको ये हमेशा बताती है कि हमारे पास ऑप्शंस है, हम ऑप्शंस बनाकर रखते हैं, आपको हमारे हिसाब से काम करना होगा। तो बीजेपी में ये सारी चीजें काफी ज्यादा अगर देख लिया जाए तो प्रोफेशनल तरीके से की जाती है और ये हमेशा होता रहा है। साथ ही बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे को भी साथ में रखना कहीं ना कहीं एक मैसेज देना है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ने हमारा साथ छोड़ दिया, बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी, बीजेपी ने एक बार फिर से एक अलायंस पार्टनर को जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया और अलायंस पार्टनर को की बीजेपी इज्जत नहीं करती, तो ये सारी बातें अगर एक बार फिर से मार्केट में जाएगी तो बीजेपी की इमेज जो है वो खराब हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी अगर बात करें, खासतौर पर 2019 की हम बात करें, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अकाली दल जो है वो अलग हो गई थी। उसने ये कहा था कि हम जो शिवसेना, जो बीजेपी है वो अलायंस पार्टनर को खत्म करती है। फिर शिवसेना ने भी अपना अलग रास्ता अपनाया था, चंद्रबाबू नायडू अलग चले गए,
नीतीश कुमार ने भी इस तरह के बयान दिए थे। तो ये सारी चीजें जो है वो महाराष्ट्र में हुई, पूरे देश में हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी की इमेज पर एक दाग लगा हुआ है। तो केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहेगा कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें किसी भी प्रकार से है एक ऐसा मौका दिया जाए कि वो अभी से जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनके ऊपर वो सवाल उठाने लग जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से समझ रही है कि किस तरह से स्टेट लीडरशिप को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से एकनाथ शिंदे को साथ में लिया जाए, किस तरह से जरूरत पड़ने पर दोनों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कर रहा है और उनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से क्लियर है। यानी कि इस महायुति के 132 भारतीय जनता पार्टी को मिलना, 57 शिवसेना एकनाथ शिंदे को और 41 अजीत पवार को, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मतदाताओं का कोई से नहीं है। क्योंकि केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी माने भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही महाराष्ट्र को दिल्ली से चलाया जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र को दिल्ली से हमेशा से ही चलाया जाता रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजनेस है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें जो भी फैसला है वो दिल्ली से होकर ही गुजरता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला महाराष्ट्र में यहाँ पर जो यहाँ के सीएम है वो आंख बंद करके ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी फैसला लेना होता है उसे जो है आला कमान को बताना पड़ता है और आला कमान जब अगर उस पर कोई हरी झंडी देता है तब जाकर वो फैसले क्लियर होते हैं। तो कोई भी फैसला होगा महाराष्ट्र का तो उसमें जो सेंटर की लीडरशिप है वो इन्वॉल्व होती है और उसके क्लियरेंस मिलने के बाद ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब पिछली सरकार में देख लीजिए कि पिछली सरकार में जो लाडली बहन योजना लाई गई थी, उस योजना को लेकर बीजेपी में या फिर अलायंस पार्टनर्स में भी एक तरह से मनमुटाव चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे लाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे लाना नहीं चाहिए, कुछ कह रहे थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने इस बात को जो है पूरी तरह से ये एक फोर्स डाला कि आपको ये योजना लानी ही होगी, क्योंकि इस वक्त स्थिति खराब है और इस तरह की पॉपुलर जो है स्कीम हमको लाकर अपनी सरकार बचानी होगी। तो ऐसे कई सारे बड़े फैसले जो लिए गए वो केंद्र के साथ मिलकर ही, केंद्र को बताकर ही, केंद्र को लूप में रख के ही लिए गए हैं। तो महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर सरकार यहाँ पर है, लेकिन जो बड़े फैसले लेने होंगे उन बड़े फैसलों को लेकर जो फाइल्स है वो दिल्ली जाएगी और दिल्ली में ही इसको आखिरी मुहर लगेगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो उनकी एक ये अच्छी बात है कि वो जो काम करते हैं तो काफी शार्प तरीके से करते हैं और उनके काम जो है वो बहुत कम ही दिल्ली तक जा सकते हैं या फिर उनके फैसले को दिल्ली बदल सकती है। तो देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक दमदार महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिला हुआ है। काम करने की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि काम करने का तरीका उनका काफी बेटर रहा है। महाराष्ट्र के जितने भी मुख्यमंत्री मैंने अब तक देखे हैं उन मुख्यमंत्रियों के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस काफी अच्छा काम कर रहे हैं और करते आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये नए कार्यकाल में भी वो अच्छा काम करेंगे। और रही बात दिल्ली फैसले लेने की, तो वो जाहिर तौर पर हर फैसले में जो बड़े फैसले होंगे उसमें दिल्ली को लूप में रखने का काम जरूर करेंगे। यानी कि कॉर्पोरेट्स के मामले में, अडानी जी के मामले में, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में जो मुद्दा उठा था आपके इलेक्शंस के दौरान, एंटी गुजरात फीलिंग को लेकर कहीं ना कहीं रिलेटेड था कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स गुजरात मूव कर गए थे, महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात चले गए। अडानी जी का भी नाम आया धारावी को लेकर। ये सारे मुद्दे जो थे वो उठे थे इलेक्शंस, चुनाव के दौरान। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।